नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 11 है ना, अधातुओं का रसायन। ओके। और स्टूडेंट्स आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, अधिकतर लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जिस हिसाब से आपकी जो है संख्या है ना, तो चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए है ना, और जो बेल आइकन है उसको भी आप जो है दबा लेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए पढ़ना यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा अध्याय 11 है अधातुओं का रसायन है ना। तो सबसे पहले समझते हैं अधातु क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यदि हम बात करते हैं तत्व की है ना, किसकी बात करते हैं, तत्व की बात करते हैं, तो जितने भी जो तत्व जो है प्रकृति में है ना, जो प्रकृति में विद्यमान है, तो ये तत्व जो है 3 प्रकार के होते हैं अधिकतर जो है, या तो वो क्या होंगे, धातु होंगे, क्या होंगे, धातु होंगे, या फिर क्या होंगे, अधातु होंगे है ना, और या फिर क्या होंगे, वो जो है उपधातु होंगे, क्या होंगे, उपधातु है ना। तो धातुओं के बारे में जो है आपने पढ़ा होगा, और जो है जो पिछला जो क्लास था है ना, जो पिछला जो चैप्टर हम पढ़े हैं उसमें भी हम पढ़े थे धातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं है ना। तो जिसमें हमने जाना था कि जो धातुएं जो होती है क्या होती है, एक तो धातुएं जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है, चमकदार होती है, उनमें तन्यता का गुण होता है ना, उनमें आघातवर्धनीयता का गुण होता है। ओके, समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा जो है धातुओं में चमक पाई जाती है, उनमें तन्यता का गुण होता है, आघातवर्धनीयता का गुण होता है। ओके, तो ये सब गुण जो है किस में पाए जाते हैं, धातुओं में पाए जाते हैं है ना। और जो धातुओं में जो गुण होते हैं, वे गुण यदि किसी तत्व में नहीं पाए जाते तो वो क्या होते हैं, अधातुएं होते हैं। मतलब धातुओं के जस्ट विपरीत क्या होते हैं, अधातुएं होते हैं, ठीक है ना। किंतु कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातुएं और अधातुएं है ना, दोनों के गुण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपधातु। क्या बोलते हैं, उपधातु, जिनमें धातुओं का और अधातुओं दोनों का जो है गुण पाया जाता है ना। मतलब ये दोनों के बीच का होता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, उपधातु। क्या बोलते हैं, उपधातु है ना। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं ना। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि हमारा जो अध्याय है धातुओं का रसायन, तो अधातुएं जो है आखिर हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है ना। यदि हम इस पर विचार करते हैं कि जिस प्रकार से धातु हमारे लिए जितना इम्पॉर्टेंट है, उसी प्रकार से जो अधातु जो है वो भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि जो पानी है ना, हमें जो है जीवित रहने के लिए जो है पानी पीना आवश्यक है, ज़रूरी है ना। तो पानी जो है किन से बना होता है, तो पानी जिनसे बना होता है वो है, देखिए यहाँ पर जो है पानी का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भी जो है एक अधातु है, और ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु है। यदि अधातु नहीं होते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो पानी बन पाता क्या, नहीं बन पाता। और यदि पानी नहीं रहता तो हम भी जीवित नहीं रह पाते है ना। ठीक इसी प्रकार से जो है यदि हम श्वसन की बात करते हैं, तो श्वसन में जो है हम ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं श्वसन की क्रिया में। और ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या है, ऑक्सीजन गैस जो है एक अधातु है, क्या है, अधातु है। यदि ये ऑक्सीजन नहीं रहता तो हम श्वसन क्रिया नहीं कर पाते, और श्वसन क्रिया नहीं कर पाते तो हम जीवित रह पाते क्या, नहीं रह पाते। तो ये जो ऑक्सीजन जो है वो भी क्या है, अधातु है ना। इसका मतलब ये है कि अधातुओं का जो है हमारे जीवन में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है ना। मतलब अधातुएं जो है, जितना धातु हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही अधातु भी हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो कुछ अधातुएं हैं जो प्रकृति में जो है ना ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और हमारे जीवन के लिए जो है महत्वपूर्ण है ना। और ये धातुएं हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनका जो है बहुत सारे जो है क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं, जिनका उपयोग जो है हमारे जीवन में क्या होता है ठीक है। तो चलिए हम जो है पढ़ना शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है हमारा अधातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से हैं है ना। तो जो अधातुएं जो हैं उनके भौतिक गुण कौन कौन से हैं, इसको हम समझेंगे। तो इसको जो है हम तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे कि धातुओं में जो है कौन से गुण पाए जाते हैं, तो कौन से ऐसे गुण हैं जो अधातुओं में नहीं पाए जाते, ऐसा हम क्या करेंगे, यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए आप जो है कुछ अधातुओं से परिचित हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये हम जो है कई चीज़ों में जो है क्या होते रहता है, उपयोग होते रहता है हमारे आसपास में, हम इसको जो है समझते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है जानेंगे कि धातुओं के जो है भौतिक गुण को हम सबसे पहले समझेंगे, और उसी के आधार पर जो है अधातुओं के जो गुण हैं उनको समझेंगे, ठीक है। तो सामान्य ताप पर जो है ना, सामान्य ताप और दाब पर क्या होता है, जो धातुएं जो है अधिकांश क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। मतलब धातुएं जो है ठोस होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है, धातुएं क्या होती है,
ठोस होती है। ओके, समझ में आ रहा है ना। और इसी प्रकार से यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर यदि देखते हैं तो जो अधातु है, ठीक है ना, वो जो है सामान्य ताप एवं दाब पर अधिकतर क्या होती है, वो जो है ठोस नहीं होती बल्कि क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, गैसों के रूप में पाई जाती है सामान्य ताप पर। ओके, समझ में आया यहाँ तक। लेकिन कुछ अधातुएं जो होती है वो जो है गैस नहीं होती, गैस के रूप में नहीं होती है ना। तो वो जो है अधातुएं जो है, कुछ अधातुएं जो होती है वो भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती है। जैसे कि द्रव के रूप में, है ना, ठोस के रूप में भी जो है कुछ अधातुएं जो है पाई जाती है। जैसे कि ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन जो है एक उदाहरण है ना, जो एकमात्र क्या है, अधातु है, जो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। समझ में आ रहा है। और इसी प्रकार से यदि हम और बात करते हैं तो जैसे कि कार्बन है, आयोडीन है, फास्फोरस, सल्फर है, सेलेनियम है, ठीक है ना, ये सब जो है अधातुएं हैं जो किस रूप में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि सभी जो अधातुएं हैं वो गैस के रूप में नहीं होती और ना ही सभी अधातुएं जो है वो ठोस रूप में होती है। और कुछ एकमात्र जैसे ब्रोमीन के बारे में देखें तो वो जो है द्रव के रूप में पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अधातुएं जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाई जाती है ना। तो यदि हम जैसे धातु ठोस रूप में पाई जाती है तो एकमात्र धातुओं की यदि हम बात करते हैं तो पारा जो धातु है ना, पारा धातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है सामान्य ताप पर। तो ये जो है क्या है, उसी प्रकार से जो है ये अधातुएं जो है वो जो है तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस के रूप में भी जो है कुछ मिलते हैं, कुछ द्रव के रूप में और कुछ जो है गैस के रूप में। तो द्रव के रूप में ब्रोमीन जो है एकमात्र क्या है, अधातु तत्व है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए जैसे कार्बन जो है, कार्बन का प्ररूप एक हीरा जो है वो जो है कठोरतम रूप में पाई जाती है ना, और सबसे कठोर तत्व है हीरा जो है। और जो क्या है, एक कार्बन से बना जो है अधातु, कार्बन जो है अधातु तत्व है, उसी का क्या है, अपर रूप है। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद हम आगे समझते हैं। तो ये तो कठोरता की बात हो गई, धातु के आधार पर हम तुलना करें, धातु जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है और अधातु जो है तीनों अवस्था में पाई जाती है ना। उसके बाद जो है अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ठोस धातुओं और अधातुओं में अंतर, है ना, करना संभव है, क्योंकि सामान्यतः अधातुएं जो है भंगुर होती है, अन्य गुणों के आधार पर भी ठोस अधातुएं धातुओं से भिन्न होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम धातुओं में और अधातुओं में हम अंतर करना चाहते हैं, तो यदि धातुएं ठोस होती है और जो अधातुएं भी है वो भी ठोस होती है, तो दोनों में हम अंतर कैसे करेंगे। यदि हम अवस्था की बात करते हैं तो धातुएं भी ठोस होती है और कुछ अधातुएं भी ठोस होती है, लेकिन दोनों में यदि हम अंतर करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि भंगुरता का जो गुण जो होता है वो जो है अधातुओं में पाया जाता है, धातुओं में नहीं पाया जाता। भंगुरता मतलब यदि हम अधातु को पीटे, है ना, उसको किसी चीज़ से जो है पीटे, उस पर आघात करें तो वो क्या हो जाती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। और जबकि जो धातु जो है वो ऐसा नहीं होता, है ना, धातु जो है ऐसा नहीं होता उसमें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम धातुओं और अधातुओं में क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। मतलब अधातुएं जो है क्या होती है, भंगुर होती है। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद जो है आघातवर्धनीयता, है ना, आघातवर्धनीयता है और तन्यता जो है, ठीक है ना, और ध्वनि उत्पन्न करने का जो गुण जो है, जो किस में पाया जाता है, धातुओं में पाया जाता है। और जो अधातु जो है उनमें जो है ये गुण नहीं पाया जाता है कि आघातवर्धनीयता जो है, आघातवर्धनी नहीं होते अधातु जो है, उनमें तन्यता का जो है गुण नहीं पाया जाता। मतलब तन्यता मतलब जो है जिससे हम रबर जो है तार खींच सकते हैं ना, जैसे धातुओं से सोने का तार खींचते हैं, चांदी का तार खींचते हैं, ऐसा हम अधातुओं से नहीं खींच सकते, ठीक है। इसके साथ साथ जो अधातुएं जो है उनसे जो है ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या है, अधातुओं के गुण है। ओके, इसके बाद जो है यदि हम बात करते हैं कि जैसे कि जो है कुचालक की बात करते हैं ना, कि जो धातुएं जो होती है अधिकतर विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है सभी धातुएं जो है, लेकिन अधातुएं जो है विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। केवल कुछ जो है कार्बन के जो अपरूप हैं, जैसे कि ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट जो है ये जो है विद्युत के जो है, जो ग्रेफाइट जो है ना, कुछ स्थिति में क्या होता है, ग्रेफाइट जो है, जो कार्बन का जो अपर रूप जो है ना, ये जो है क्या करता है, ये जो है सुचालक की भांति क्या करता है, कार्य करता है ना। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया क्या, सुचालक और कुचालक, है ना। मतलब जो धातुएं जो होती है वो सुचालक होती है और अधातुएं जो है कुचालक होती है, लेकिन उसमें भी जो है कार्बन के एक अपर रूप है, जैसे कि ये ग्रेफाइट जो है ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक की भांति क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ओके, गुण प्रदर्शित करते हैं। अब इसी प्रकार से हम और आगे समझते हैं, जैसे कि जो है ऊष्मा चालकता की बात करते हैं ना, मतलब कौन जो है ऊष्मा के कुचालक होते हैं और कौन ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो जो धातुएं जो होती है वो ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं,
है ना। और जो अधातुएं जो होती है ऊष्मा की क्या होती है, ऊष्मा के जो है अधातुएं जो है ऊष्मा की कुचालक होती है। किंतु इसमें भी क्या है कि जो अधातु जो है उसमें से जो है जैसे कार्बन का जो अपर रूप है हीरा, है ना, हीरा क्या है, हीरा जो है अधातु होते हुए भी ऊष्मा के क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं, है ना। और बाकी जितने भी जो अधातु है वो क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। समझ में आया। तो ये सब क्या था, ये जो था ये सब जो है अधातुओं के क्या हैं, गुण है, भौतिक गुण है कि अधातु में कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं, है ना। मतलब यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि अधातु में कौन कौन से जो है भौतिक गुण होते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर हम अपरूपता की बात कर लेते हैं, अपरूपता को भी समझ लेते हैं। ये देखिए अपरूपता क्या होता है ना। अपरूपता मतलब किसी एक ही तत्व का, है ना, भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है, अपरूपता कहलाता है। मतलब जो है अलग अलग अवस्थाओं में भी हो सकते हैं, वो क्या क्या किया जा सकता है, पाया जा सकता है। जैसे कि देखिए कार्बन जो है ना, कार्बन से ही जो है हीरा भी बनता है और क्या बनता है, ग्रेफाइट भी बनता है। लेकिन दोनों किससे बने हैं, किस तत्व से बने हैं, कार्बन से ही बने हैं, कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं, है ना। मतलब इनके जो है समान परमाणुओं से बने होने के बावजूद भी जो है क्या होते हैं, इनके भौतिक रूप जो है भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार से जो एक ही तत्व के जो है भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाना, है ना, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पाया जाना जो है क्या कहलाता है, अपरूपता कहलाता है। समझ में आया। तो कार्बन के जो है कार्बन जो है कई रूपों में पाया जाता है, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलेरिन है, ऐसा अलग अलग जो है इनके क्या होते हैं, अपर रूप होते हैं। और कार्बन के अलावा जो है और कई तत्व हैं जिनका क्या पाया जाता है, उनमें जो है अपरूपता पाई जाती है। समझ में आया। और इनके भौतिक गुण भी क्या होते हैं, जो जितने भी जो अपरूप होते हैं उनके भौतिक गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि हीरा जो है प्रकृति का जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट जो है उतना कठोर नहीं होता, है ना। इसके अलावा जो है इनमें जो है हीरा जो है क्या होता है, हीरा जो है ऊष्मा का जो है सुचालक है, जबकि अधातु है ना। तो और इन सब जो है जो इनमें जो भौतिक गुण जो होते हैं ना, उसमें भिन्नता का कारण क्या है, भिन्नता का कारण ये है कि इनके परमाणु जो होते हैं उनमें जो आबंध जो होता है उनमें क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। किसी में जो है आप पढ़े होंगे बंध के बारे में, है ना, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब द्विबंध, त्रिबंध, कोई सिंगल बंध ऐसा रहता है। तो इस प्रकार से जो है आबंध के कारण से ही क्या होता है, जो अपर रूप जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनके भौतिक गुणों में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। समझ में आया। तो इस प्रकार से जो है अधातुएं जो है क्या करती है, ये जो है अपरूपता जो है दर्शाती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल कार्बन बस है, और कई अधातु जो हैं वो क्या करते हैं, अपरूपता दर्शाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है अपरूपता, समझ गए होंगे आप। उसके बाद हम आगे समझते हैं यहाँ पर अधातुओं का आवर्त सारणी में स्थान कहाँ है ना। तो आवर्त सारणी के बारे में आप जो है ना पहले और पढ़ चुके हैं जो आवर्त सारणी के बारे में। तो हम आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अधातु जो हैं उनका आवर्त सारणी में जो है स्थान कहाँ है। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को जो है जो पिछला जो क्लास था उसमें, है ना, जो पिछला एक चैप्टर था जिसमें आवर्त सारणी के बारे में पढ़े थे, उसमें मैं बताया था आप लोगों को कि जो आवर्त सारणी जो है उसमें जो है 18 क्या पाए जाते हैं। मोस्ले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आपने देखा था कि इस प्रकार से जो है आवर्त सारणी था। जैसे इसमें चित्र में देखिए, ये जो था ऐसा था, उसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ऐसा था, है ना। इस प्रकार से आवर्त सारणी आप पढ़े थे। तो जिसमें जो है दो जो है यहाँ पर जो है दो आवर्त जो है यहाँ दो आवर्त जो है दो समूह जो है यहाँ पर मैं बताया था कि ये जो है ऐसा ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो क्या कहलाता है, ये सब जो है ऐसा समूह था, है ना। ये जो है क्या था, ऐसा समूह था। उसके बाद जो है मैं बताया था कि इस साइड से लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये जो आपको ऐसा खंड टाइप का दिखाई देता है, ये क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। बताया था ना। तो मोस्ले के आधुनिक आवर्त सारणी में हम देखे थे कि 7 कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। और वर्ग कितने होते हैं, वर्ग उसी को समूह बोलते हैं। तो 18 कितने वर्ग होते हैं, 18 समूह, है ना। तो ऐसा ये जो है जैसे कि 1 2 ऐसा, उसके बाद यहाँ से जो है 3 से 12 तक यहाँ, उसके बाद 13 से लेकर के 18 तक, है ना, इस साइड ऐसा। तो ये जो आवर्त सारणी है इसमें हम देखेंगे कि अधातुओं का जो है इस आवर्त सारणी में स्थान कहाँ है ना। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं, समझते हैं। तो आवर्त सारणी में यदि हम देखेंगे तो आवर्त सारणी में जो है जो अधातु जो है ना, आवर्त सारणी में अधातु जो है, सबसे पहले तो गुण को देखते हैं, धात्विक गुण और अधात्विक गुण को, है ना।
तो आवर्त सारणी में यदि हम बाईं से दाईं की ओर जाते हैं, मतलब आपके लेफ्ट हैंड से जो है राइट हैंड की ओर जाते हैं, इस साइड से जो है इस साइड की ओर जाते हैं, तो क्या होता है, धात्विक गुण जो है क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। धात्विक गुणों में क्या आती है, कमी आती है। मतलब इस साइड से इस साइड जाओगे, लेफ्ट से राइट, तो आवर्त सारणी में धात्विक गुण में कमी आने लगती है। मतलब जो तत्व है उनका धात्विक गुण क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ओके, और उसी प्रकार से ठीक जो है, यदि हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। समझ में आ रहा है ना। धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पर हम समझते हैं जैसे कि जो है अलग अलग यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे कि आप देखिए, इसको उदाहरण के रूप में समझिए। जैसे कि जो है हम जो है आवर्त सारणी के जो पहला समूह है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको जो है चित्र के माध्यम से नहीं दिखाया है आवर्त सारणी को, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो पहला जो आवर्त सारणी का जो पहला जो समूह है, इसमें शुरू में जो है क्या है, जो फर्स्ट जो समूह है उसमें जो है जो पहला जो आवर्त का पहला जो समूह है उसमें जो है जो पहला जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन पहले समूह में। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो है एक अधातु है, गैस के रूप में पाया जाता है। अब उसके बाद जैसे ही नीचे जाते हैं तो क्या होने लगती है, धातुओं की धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। और नीचे का पूरा तत्व क्या होता है, धातु के रूप में होता है ना, धातु होता है। और इसी प्रकार से हम जो है यदि हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट हैंड की ओर जाते हैं, इस साइड, ऐसा किसमें, आवर्त सारणी में। तो इस साइड जाते हैं तो धात्विक गुणों में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। और ठीक है ना, धात्विक गुणों में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस साइड देखिए, आप जो है जाते हैं तो समूह 18 का जो ये तत्व है, इसमें देखिए हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जिनान है, रेडान है। ये सभी जो है जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या हैं, ये सब जो है अधातु हैं। क्या है, अधातु। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप जो है आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं, मतलब अपने बाएं से जो है, ये बायां है और ये दायां है, मान लीजिए ऐसा आवर्त सारणी है, तो इस बाएं से इस साइड जाते हैं तो धात्विक गुणों में कमी होने लगती है और अधात्विक गुणों में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। ठीक है ना। अब ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यदि जो है समूह 15 की बात करते हैं, यहाँ पर समूह 15 को देखो, यहाँ पर ये देखिए, ये दिख रहा है आपको समूह 15। तो समूह 15 में पहला जो तत्व है नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, है ना। समूह 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये क्या है, अधातु है। उसके बाद जो है शुरू में तो हम देख लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर देखिए समूह 14 से बात करते हैं। समूह 14 में जो है पहला जो तत्व है क्या है, कार्बन, क्या है, अधातु है। समूह 15 की बात करते हैं, समूह 15 में जो है नाइट्रोजन है, फास्फोरस क्या है, अधातु है। समूह 16 की बात करते हैं, समूह 16 में जो है ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, ये सब क्या है, अधातु है। उसके बाद जो है समूह 17 में जाते हैं, जिसको हम हैलोजन तत्व बोलते हैं। तो इसमें देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब क्या है, सब अधातु हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड जैसे ही हम जाते हैं लेफ्ट से राइट की साइड, तो क्या होता है, अधातुओं की संख्या में जो है क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। समझ में आ रहा है ना। तो जो अधातुएं हैं उनको अधिकतर कहाँ पर रखा गया है, उनको जो है आवर्त सारणी में जो है, जो आपका जो दायां है ना, दायां जो साइड है, उस साइड जो है इनको क्या किया गया है, इनको रखा गया है। समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा जो है जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो एकाएक जो है धात्विक अधात्विक गुणों में वृद्धि नहीं होती, बल्कि क्या होती है, क्रम वाइज होती है। क्यों होती है, क्योंकि कुछ तत्व ऐसा जो है शुरू में ही मैं बताया हूँ ना, तत्व जो है 3 प्रकार से जो है पाया जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। तो कुछ जो तत्व होते हैं क्या होते हैं, उपधातु भी होते हैं। ठीक है ना, जो क्या होते हैं आवर्त सारणी में उनको भी रखा गया है। तो ये जो होते हैं आवर्त सारणी में जो अधातु जो उपधातु जो तत्व है, वो जो है इनको इस प्रकार से रखा गया है उनके गुणों के कारण कि ये जो है जिग जैग रूप में, मतलब विकर्ण रेखा के रूप में क्या होते हैं, इनको जो है ये जो है स्थित हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में। जैसे देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए आप चित्र में देखिए, ये बोरान है, बोरान, उसके बाद सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है, फिर क्या है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक बाद क्या है, एंटीमनी, फिर ये है टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम, ऐसा। तो ये सब क्या है, ये सब जो है उपधातु है ना। तो ये जो उपधातु की भांति क्या इनमें गुण पाया जाता है। तो इसी कारण से जो है देखिए जिग जिग रूप में है ना, ये ऐसा
है ना। इसी कारण से क्या होता है, अधातु में जो है जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो एक जो है अचानक से जो है अधात्विक गुण जो है नहीं बढ़ जाता है, बल्कि क्रमिक रूप से क्या होते हैं, बढ़ते हैं, है ना। समझ में आया। ये सभी क्या है, उपधातु हैं। ओके, अब उपधातुएं भी क्या जो धातु है ना, जैसे धातु जो है क्या होते हैं, धातु जैसे ठोस होता है, ठीक उसी प्रकार से उपधातुएं भी क्या होती है, ठोस होती है। ओके, और इसके अलावा जो है जो उपधातुएं जो है ना, उपधातुएं जो होती है वो जो है विद्युत के जो है अच्छे जो है विद्युत का जो है जो अच्छी चालक नहीं होती है, किंतु यदि उनमें क्या कर दे, उनमें यदि अशुद्धियों की उपस्थिति हो जाए तो वो क्या करने लगती है, वो जो है चालकता दर्शाने लगती है। समझ में आया। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो उपधातुओं है ना और धातुओं को छोड़कर जो जितने भी शेष तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, अधातु। क्या कहलाते हैं, अधातु। समझ में आया। अधातु जो है कहाँ पर स्थित है, तो अधातु जो है आपका जो आवर्त सारणी है उसके जो है दाईं ओर जो है क्या है, स्थित है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर अधातुओं को एक बार और अच्छे समझ लीजिए, जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, सेलेनियम है ना। उसके बाद जो ये जो समूह 18 का जो तत्व है ये सभी क्या है, ये सभी भी ये सभी क्या है, समूह 18 के जो तत्व हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी जो है अधातु है। ओके, उसके बाद हम आगे समझते हैं अधातु में जो है समूह कार्बन का जो 14 का जो तत्व है वो क्या है, कार्बन है। उसके बाद समूह 15 का जो तत्व जो है जैसे कि नाइट्रोजन है, अभी जो दिखाया हूँ आपको, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ठीक। उसके बाद समूह 16 के 3 सदस्य जो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये सब क्या है, अधातु है। उसके बाद जो है समूह 17 का जो तत्व है वो क्या है, हैलोजन समूह है। इसमें 5 सदस्य है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है। ये सभी क्या है, अधातु है। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद जो है अब हम और आगे समझते हैं, यहाँ से समझिए आप, जो है आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, आप इसमें देखिए। ये जो है क्या है, आवर्त सारणी का कुछ जो है आधा भाग है 13वें समूह से स्टार्ट हुआ है ना, 12वें समूह से स्टार्ट हुआ है और 18 समूह तक गया है। तो आप इसमें समझिए, जैसे कि देखिए इधर देखिए, इसमें है ना, ध्यान समझिए। तो इसमें जो है समूह 14 में जो है केवल एक तत्व है, कार्बन। कार्बन क्या है, यहाँ पर कार्बन जो है अधातु है। उसके बाद जो है समूह 15 में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस क्या है, अधातु है। उसके बाद जो है समूह 16 में जो है ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलिकॉन है, ये क्या है, ये जो है अधातु है। उसके बाद समूह 17, ये जो समूह 17 जो है ना, समूह 17 जो है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, एस्टेटिन है, ये समूह 17 को जो है हम हैलोजन तत्व बोलते हैं। और इस हैलोजन तत्व का जो है यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनके जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। और 7 होने के कारण से ये क्या करते हैं, आसानी से जो है ये जो है एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो है आसानी से जो है क्या करते हैं, ये जो है बहुत ही क्रियाशील होते हैं। क्यों क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इनको जो है यहाँ पर जो है केवल जो है क्रिया करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, आवश्यकता होती है ना। और एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, ये आसानी से जो है ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है हैलोजन जो तत्व है, ये वाला समूह 17 का तत्व जो है बहुत ही क्रियाशील तत्व है। ओके, इनको हैलोजन तत्व बोलते हैं, क्योंकि इनको जो है अपनी जो है अष्टक पूर्ण करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसी कारण से ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो तत्व है समूह 18 के तत्व, इनका जो है यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनका जो अंतिम तत्व जो है ना, इनका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है, 8। मतलब जो है इनके अष्टक क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, ठीक है ना। और अष्टक पूर्ण होने की वजह से क्या होते हैं, जो समूह 18 के जो तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं, ये सब जो है अष्टक पूर्ण होने के कारण से क्या होते हैं, निष्क्रिय प्रवृत्ति होते हैं। मतलब दूसरे तत्वों से क्या नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, है ना। और इसी कारण से इनको जो है निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निष्क्रिय तत्व, क्योंकि इनके जो है अष्टक क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। ओके, इसके अलावा जो है ये जो है प्रकृति में जो है बहुत ही कम रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और कम रूप में पाए, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण से हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं दुर्लभ गैसें। क्या बोलते हैं, दुर्लभ गैसें, क्योंकि ये सभी जो है गैसीय अवस्था में होते हैं और बहुत ही कम मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध है, बहुत जो है आसानी से जो है उपलब्ध नहीं होते। इसी कारण से जो है इनको हम क्या बोलते हैं, दुर्लभ गैसें भी बोलते हैं। ओके, समझ में आया। तो ये क्या था आपका,
ये था अधातुओं का आवर्त सारणी में स्थान कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से जो है तत्व हैं, है ना। समझ में आया यहाँ तक? तो आप समझ गए होंगे कि आवर्त सारणी में जो है अधातुओं को जो है कहाँ पर रखा गया है, उपधातु कौन कौन से उपधातु हैं, है ना, उपधातु क्यों बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। इसके अलावा जो है एक जो है फैक्टर छूट गया था, है ना, जो निष्क्रिय तत्व अभी जो बताया हूँ समूह 18 का, वो जो है रंगहीन गैसें हैं। कैसी गैसें हैं? रंगहीन गैसें हैं। ओके, समझ में आया? तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है अधातुओं की खोज कब और कैसे हुई, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो है अधातुओं की खोज कब और कैसे हुई, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज जितना भी समझाया हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, और नहीं आया होगा तो बुक को जो है अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जो है नेक्स्ट क्लास में भी ये काम आने वाला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है क्वेश्चन भी बनेंगे, है ना, इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से अच्छे समझिएगा और बुक में भी एक बार पढ़ करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।